जैसा कि हमने आपको बताया था कि चीन के साथ है ना, चीन के साथ यदि देखा जाए तो कल हम चीन की स्थिति को, भारत और चीन के बारे में बताया था। और आज हम बात करेंगे, दूसरा हमारा एपिसोड होगा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत और चीन के विवाद का आखिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था। हम सभी को पता होनी चाहिए कि जहाँ पर भारत जो है वह हमारा इंडिया की स्थापना आप देखिएगा तो 1947 में भारत आज़ाद होता है। वहीं चाइना के देखा जाए तो ये 1949 1949 में आज़ाद होता है। जब चाइना की आज़ादी 1949 में होता है तो याद रखिएगा कि लगभग 1949 से लेकर 1955 तक भारत और चीन के बीच में एक सौहार्दपूर्ण रिलेशन रहे। लेकिन 1955 के बाद आप देखिएगा तो भारत से मिलने वाली जो भी सीमाएं थी उस पर चीन जो थे अपनी सैन्य गतिविधि को तेज करता है। और 1956 में 1956 में देखिएगा तो ये चाइना जो था ये 1956 में आप देखेंगे तो 56 में अक्साई चीन में अपने सैनिक महत्व का के लिए एक बहुत बड़ी सड़क बनाता है, बना भी लेता है। और चीन इस सड़क का निर्माण जो है दीर्घकालीन योजना के तहत करता है, जिसमें पाकिस्तान का जो स्थल मार्ग था द्वारा इस सीधे संपर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक था। और वो चाहता था कि भारत के साथ चीन सदैव सौदेबाजी की स्थिति में रहे। लेकिन क्या होता है कि चीन ने जो पाकिस्तान के साथ स्थल मार्ग के साथ जो जोड़ा, और वह काराकोरम सड़क का कुछ वर्षों पूर्व देखिएगा तो उन्होंने जब उसका निर्माण कर लिया था तो उसके बाद योजना की पूर्ण पुष्टि करती है। और भारत और चीन के बीच में कहीं ना कहीं रिलेशन यहीं से खराब होना शुरू होता है। तो 1956 में आप देखेंगे 1956 में चीन जो था वो भारत की हजारों वर्ग जो मील भूमि जो थी उसको ये अधिग्रहण कर लेता है। ठीक है। और मतलब कह सकते हैं अधिग्रहण नहीं कह सकते बल्कि हम कह सकते हैं कि भारत के कुछ ऐसे भूभाग था 1956 के बाद आप देखिएगा तो हजारों वर्ग जो भूमि जो थी उस पर चीन अपने दावा ठोकना शुरू करता है। और कारण उसका था कि उन्होंने गलत नक्शा का उन्होंने प्रकाशन किया और भारतीय सीमा को में अवैध घुसपैठ करना शुरू किया और सरकारी बयानबाजी भी होना शुरू होते हैं। और इसी के माध्यम से धीरे धीरे प्रचारित करता है। 1957-58 में देखिएगा कि सीमांत जो हमारा गश्ती दस्ता थे उसके बीच जानलेवा मुठभेड़ भी होती है। उसके बाद 1958 में देखेंगे तो चीन में एक प्रकाशन होता है चाइना विक्टोरियल में चीनी मानचित्र का जो है प्रकाशन हुआ। उसमें उत्तर पूर्व भारत के जो भाग थे खासतौर पर 36,000 वर्ग की मील और उत्तर पश्चिम भाग में देखिएगा तो 12,000 वर्ग मील क्षेत्र को चीनी भाग के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया जाए। तो यही यहीं से कारण होता है भारत और चीन के बीच में विवाद का। सही मायने में देखिएगा तो यहीं से इतिहास शुरू हो जाता है। चूँकि हम सभी को पता होनी चाहिए कि ये देखिएगा तो ये तो आपका जो है ये आपका ये जो है अपना ये चिकन नेक है। और यहाँ पर देखिए नेपाल है। ये पूरा का पूरा जो पार्ट था चाइना हमारा कोई पड़ोसी देश नहीं था, जबरदस्ती बना, क्योंकि भारत का पड़ोसी जो था आप देखेंगे तो ये हमारा पार्ट जो था तिब्बत का था। तिब्बत भारत का पड़ोसी राष्ट्र रहा था। ठीक है। लेकिन अभी देखिए अक्साई चीन हो गया। ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं इसको पाकिस्तान जो है चीन को गिफ्ट कर दिया, जिसको हम लोग वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं। और यहीं पर ये जो देखिएगा ये हमारा मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है चीन 1993 में आधिकारिक तौर पर एलएसी को बॉर्डर बनाने से राजी हुआ था। ठीक है। यानी मानने पर वो राजी हुई थी। तो यह होती है। और अब होता है कि चीन के जो प्रधानमंत्री था उसका मानना था कि भारत चीन की सीमा को कभी भी औपचारिक रूप जो होता है इससे निर्धारित नहीं किया गया था। लेकिन 1914 में आप देखिएगा तो जिस शिमला हमारा समझौता हुआ था इसके अंतर्गत सर हेनरी जो मैकमोहन थे उनके द्वारा जो भी निर्धारित की गई थी भारत और तिब्बत सीमा रेखा, उसमें भारत चीन की सीमा को रेखा को मानता है। लेकिन दलाई लामा को जब भारत ने शरण दिया, दलाई लामा जब चीन के जब विरोध करते हैं, चीन के वन चाइना पॉलिसी का विरोध करते हैं और तिब्बत को कह सकते हैं कि चीन जो है अपने मन से उस क्षेत्रों को जब अधिग्रहण कर लेता है तो 1959 की बात है कि जैसे ही दलाई लामा को भारत ने जगह दिया तो चीन जो था वो 1959 में आप देखेंगे तो लोगन और लद्दाख के लगभग 1200 वर्ग मील क्षेत्रफल जो थे उस पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। और 1960 ईस्वी में दोनों देशों के प्रधानमंत्री के स्तर का एक आधिकारिक बैठक होती, वार्ता होती है, जो कि आगे चल के असफल होता है। चूँकि मैं आपको बता दूं कि चीन जो है अरुणाचल प्रदेश की लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर अपनी दावा ठोकता है। वहीं लद्दाख की यदि देखा जाए तो 38,000 वर्ग किलोमीटर पर भी अपना हिस्सा जमाता है। वहीं 2 मार्च 1963 को एक समझौता हुआ था जो कि पाकिस्तान ने चीन को लगभग पीओके के लगभग 5180 यानी 5180 वर्ग किलोमीटर चीन को एक गिफ्ट में दे देता है। ध्यान देंगे तो यह चीन को जो पाकिस्तान दिया, यह 2 मार्च 1963 की बात है। 2 मार्च 1963 को चीन को पाकिस्तान जो भारत का क्षेत्र जो था 5180 वर्ग किलोमीटर इन्होंने चीन को गिफ्ट में दे देता है। और नेहरू सरकार जो थे अपने सामरिक नीति में कहीं ना कहीं परिवर्तन करते हुए उन्हें सीमा पर चौकसी तो बढ़ा दी, लेकिन दूसरी तरफ देखिएगा तो चीन जो है पाकिस्तान से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लेता है और सितंबर 1962 में भारत पर उन्होंने आक्रमण करने की निश्चय करता है। और इसी के बाद भारत चीन के युद्ध जो है
एक दूसरे के सामने आती है। तो अब जैसे ही युद्ध होती है, भारत नॉर्मली हमको पता ही है कि भारत जो था हार जाता है, और हारने के कारण हमारे जो अंतर से इंकरेजमेंट जो होती है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। तो भारत चीन जो युद्ध हुआ था, मैं आपको बता दूं, भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर से लेकर के 21 नवंबर 1962 तक चला था। और 20 अक्टूबर 1962 को चीन जो थी सेनाओं ने अनपेक्षित रूप से भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि भारतीय सेना को कुछ भी नहीं पता था। चीन ने अपने तरफ से अटैक किया, और चीन ही ऐसा देश है जिन्होंने अपने तरफ से सीज फायर मतलब कह सकते युद्ध का विराम भी देता है। तो इसकी भूमिका पूर्व में ही यदि देखिएगा तो चीन ने तैयार कर लिया था। यही कारण था वल्लभ भाई पटेल जो थे पंडित नेहरू के विरोध करते थे, क्योंकि जब 1949 में चाइना की आज़ादी होती है तो दुनिया जब उसको एक देश के रूप में नहीं मानता है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उसको देश के रूप में मान्यता देते हैं और चीन के मैत्रीपूर्ण संबंध को लेकर के जब पंडित नेहरू आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि जब पंचशील समझौता पर ही आगे बढ़ते हैं, उस समय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अगेंस्ट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि आप जिस नाग को ये दूध पिला रहे हैं ना, ये हमें ही हमारे लिए ही दुश्मन होगा। लेकिन पंडित नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बात भी नहीं मानी। समस्या कहीं ना कहीं यह था क्योंकि एक इगोइस्ट भी आदमी वो थे, जरूर समस्या थी, क्योंकि नहीं होते तो जरूर सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल की एक बार भी बात माने होते। क्योंकि जहाँ भी उन्होंने पटेल को बातों को नहीं माना, आज भी वह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत के लिए वो आज भी चिंता का विषय बना हुआ है। तो परंतु आप देखिएगा कि भारतीय सेना जो थी एकदम अकस्मात हमले जैसे चीन की तरफ से होता था, इस तैयार नहीं थी, और चीनी सेनाएं जो थी सीमा पार करके भारतीय क्षेत्र में घुस जाती है और लाखों वर्ग मील जो था भारत का उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब आपको मैं बता दूं कि चीन के केवल भारत के साथ ही समस्या नहीं है, बल्कि चीन को आप देखिएगा तो चीन का जो है विस्तारवादी नीति बहुत बड़ी रही है। चीन जो है पूर्वी तुर्कमेनिस्तान जिसको जिनजियांग कहता है, इसको 18.28 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर पर कब्जा कर रखा है। वहीं तिब्बत को देखिएगा तो 12.28 लाख किलोमीटर स्क्वायर को क्षेत्र को ही कब्जा किया है। इनर यदि मंगोलिया देखेंगे तो 11.83 लाख स्क्वायर। ताइवान को देखिएगा तो 36,197 किलोमीटर स्क्वायर। हांगकांग का देखिएगा तो 1,115 किलोमीटर स्क्वायर। और मकाऊ को देखेंगे तो 118 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरह से चीन जो है लगभग 6 देशों पर अपना कब्जा रखा है। और भारत जैसा कि तो भारत को मिला लीजिएगा तो 7वां देश हो जाएगा। और इन देशों के कुल क्षेत्रफल यदि देखिएगा तो लगभग 41 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा पर चीन जो है अपना हक जमाता है। ताइवान की अपनी सरकार है, लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा बताता है। तो ऐसा नहीं है, चीन की जो विस्तारवादी नीति है यह पूरी दुनिया में जाना जाता है और ये धीरे धीरे अपने क्षेत्रों को विस्तार करने की हर नीति को आगे बढ़ाता है। अब होता है कि उत्तर पूर्वी सीमांत में देखेंगे तो उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। और नेहरू जी जो थे वो विवश होकर 9 सितंबर 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय केनेडी थे और ब्रिटिश सरकार को उन्होंने पत्र लिखा और भारत चीन सीमा पर स्थिति को अत्यंत चिंताजनक बताया। और मैंने जैसा कि बताया भी था आपको कि जब भारत ने अमेरिका और इंग्लैंड से जब सहायता मांगा तो चीन नहीं चाहता था कि दुनिया के अन्य राष्ट्रों के साथ वो हस्तक्षेप हो। यही कारण था कि चीन जो था अपने ही तरफ से उन्होंने युद्ध का विराम भी दे देता है। तो सैनिक सहायता भारत ने मांगा था अमेरिका और इंग्लैंड से। तो चीन ने इस भय से ही, अब देखिएगा संभवतः पश्चिमी यूरोपीय शक्ति से टकराव न हो जाए, इसको कारण उन्होंने क्या किया कि भारतीय सीमा के अग्रिम क्षेत्रों से अपनी सेना को धीरे धीरे हटा लिया। और अप्रत्याशित रूप से 21 नवंबर 1962 की बात है कि चीन एक पक्षीय युद्ध का विराम की घोषणा भी कर देती है। अपनी नई नियंत्रण सीमा के पीछे 20 किलोमीटर तक क्षेत्र का खाली कर दिया चीन ने। अब होता है कि चीन की ओर से यह जो था अनपेक्षित युद्ध हुआ था और भारत के लिए यह एक कड़वा अनुभव था, क्योंकि भारत इसके तैयार नहीं थी और बहुत सारे इसके कारण थे। इसे यदि हम देखें तो मेनन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि युद्ध हमारा हारा है तो उस समय हमारा सेना मंत्री यानी कह सकते हैं कि देश के रक्षा मंत्री की भी बहुत बड़ी कहीं ना कहीं कमजोरियां थी। हमारे देश के तो थी, लेकिन रक्षा मंत्री भी बहुत बड़ी कमजोरियां थी उस समय। तो एक कड़वा अनुभव ये था हमारे लिए, जिससे कि दोनों देशों के बीचों में जो संबंध था वो दीर्घकालिक कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। और इस मुद्दे को लेकर घरेलू और विदेशी जो समीक्षक थे उन्होंने नेहरू को तीखे शब्दों में आलोचना करना शुरू करते हैं। अनुभवहीन और आदर्शवादी और निस्संदेह यथार्थवादी कहा गया, क्योंकि पंडित नेहरू ने आगे चल के और बड़ी गलती की कि जब 1962 में युद्ध हुआ उसके बाद जब इन्होंने सदन को बताया कि वह बंजर जमीन था चीन ले गया तो उससे क्या होने वाला है, तो यह एक बेतुकी बयान प्रधानमंत्री को देश के लिए देना यह कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर विषय होता है। तो आपको मैं बता दूं, जब तिब्बत को भी चाइना ने हड़प लिया है, हांगकांग को भी अपना घर मानता है, तो तिब्बत की आबादी आप देखिएगा तो लगभग 31.80 लाख है और एरिया 12.28 लाख किलोमीटर स्क्वायर को हड़पा है। और ये देखिएगा तो किसके बराबर है, तो लगभग दक्षिण अफ्रीका के बराबर आपका तिब्बत है, 12.21 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और भाषा इसकी तिब्बती यानी चीनी है। बौद्ध
ये यहाँ बौद्ध हैं। और जीडीपी लगभग 1.74 लाख करोड़ का। वहीं हांगकांग को देखिएगा तो आबादी मात्र 75 लाख और एरिया 1104 किलोमीटर और ये मार्टिनिक एक देश है उसके लगभग बराबर है। इसका भी चंद्र बौद्ध तो इस तरह से जो था चीन ने धीरे धीरे लगभग देखिएगा तो अभी तो खैर आसपास के देशों पर ही इन्होंने अपना आधिपत्य जमाया, लेकिन दुनिया में जैसे देखिएगा सोलोमन द्वीप जो आपको ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ पर भी इन्होंने अपने आधिपत्य जमाया। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इसके अच्छे संबंध नहीं है। तो यह है चीन की विस्तारवादी नीति। तो यह हमारा सेकेंड एपिसोड। अगले एपिसोड में मैं आपको बात करूँगा, उस एपिसोड में बताऊँगा कि भारत चीन के बीच में विवाद को हल करने के लिए हमने कौन कौन से प्रस्ताव आगे रखा था और कौन कौन से समझौता रखा, उसके बावजूद भी आज भी भारत और चीन के बीच में विवाद खत्म नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग थर्ड एपिसोड में देखेंगे। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे।